Hello everyone, I am Alok Sharma, science teacher of New Center Stephen Public School, Unit 3rd Agra, and I am going to discuss 12th class chemistry, Unit 6 chapter, General Principle and Processes of Isolation of Element. So this is the overview of this chapter, and I had already explained in my previous video ki how the ore powder is extracted from their solid ore and what kinds of principles and processes are being used for the purification of powdered ore and expel out its impurities. So let's discuss the rest of the chapter and rest of the part of this chapter after the concentration of ore. Then after the concentration of ore, now the process is the extraction of element. How the powdered ore uh, is subjected to the particular blast furnace, and what kind of processes are being used for extraction of different types of element like iron, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा. तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि जो पाउडर्ड ओर होता है उसमें इम्प्यूरिटीज़ होती है और उस इम्प्यूरिटीज़ को हम विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन कि हम उसको प्यूरीफाई करते हैं. और उस कंसंट्रेशन में वो काफ़ी सारे स्टेप्स, काफ़ी सारी प्रोसेसेस थी. जैसे हमने बताया था कि उसमें मैग्नेटिक सेपरेशन होता है और हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है, ग्रेविटी के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. और सल्फाइड हो रहा है तो हम उसको फ्लोटेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, लीचिंग के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. तो इन सारी प्रोसेसेस से हमको जो मटेरियल मिलता है वो हमको प्यूरीफाई फॉर्म में और पार्टिकल्स मिल जाते हैं. अब हमारे पास सेकंड जो स्टेप है वो है कंसंट्रेशन के बाद एक्सट्रैक्शन. जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे देन फिर हम रिफाइनिंग वाली प्रोसेस पे पहुंचेंगे. और रिफाइन जिस तरह से कंसंट्रेशन में काफ़ी सारे स्टेप्स थे, उसी तरीके से हम रिफाइनिंग में भी काफ़ी सारे स्टेप्स को यूज़ करेंगे. देन यू गेट अ प्योर मेटल. Then after the extraction of the after the extraction of the metal from its ore, you get a crude metal, and then you have to purify that crude metal, then you get pure metal. So now the second process is after the concentration of ore, the extraction of crude metal from concentrated ore. यानी कि कंसनट्रेटेड ओर हमारे पास वो ओर है जो फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज़ है. जैसे मैंने बताया था कि जो ओर पार्टिकल्स हैं उसमें जब भी हम ओर को हम डिग करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, तो उसके साथ सैंड है, क्ले है, ये काफ़ी सारी इम्प्यूरिटीज़ उसके फॉर्म में आती हैं. तो उस इम्प्यूरिटीज़ को हम कंसंट्रेशन के थ्रू अलग कर लेते हैं तो हमको कंसंट्रेटेड ओर मिलता है. अब उस कंसंट्रेटेड ओर को हमारे पास जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग. अब हमें उसको मेल्ट कराना है और उस मेल्ट कराने के बाद उस पर उसको मोल्टन फॉर्म में लाकर उसमें से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है. द कंसंट्रेटेड ओर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म विच इज़ सुटेबल फॉर रिडक्शन. यूजुअली द सल्फाइड ओर इज़ कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बिफोर रिडक्शन. Oxidize are easily to reduce. Thus, the isolation of metals from concentrator ore involves major two step. यानी कि अब हमको यहाँ पर जो भी हमारे पास ओर है उसके अंदर जो भी आपका मेटल है उस मेटल को आपको ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और वो कन्वर्सन होगा आपका रिडक्शन कराने के बाद. और उसमें काफ़ी सारी प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे उसमें दो मेन प्रोसेस हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग देन रिडक्शन. यानी कैल्सिनेशन से हम कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को ऑक्साइड में, एंड रिडक्शन द ऑक्साइड टू द मेटल. यानी कि हमारे पास जैसे ही मतलब कंसंट्रेशन से जब भी हम उसको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के थ्रू वॉट एवर द प्रोसेस इज यूज़, यानी कोई भी प्रोसेस आप इन दोनों में से यूज़ कर रहे हैं तो उस दोनों में ही प्रोसेस में सबसे पहले जो मेन प्रिंसिपल है वो यही रहेगा कि उसमें हमें मेटल को ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करना है, यानी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है. देन मेटल ऑक्साइड से आप उसको रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करने के बाद में वो जो प्रोसेस है उससे आपको एक प्योर मेटल मिल जाएगा. जैसे हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं तो कैल्सिनेशन प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओर इनटू इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग इज स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइदर इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. यानी कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ एयर का डिफरेंस है. यानी कि बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हम ओर पाउडर को हीट करें और उसको मेल्ट कर दें. उसके बाद
ये जो प्रोसेस है वो कहलाई कैल्सिनेशन। बेसिकली कैल्सिनेशन प्रोसेस उन उस ओर पाउडर्स में की जाती हैं जो ज़्यादातर कार्बोनेटेड ओर्स होते हैं, यानी कि ऐसे ओर्स जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन कंटेंट पहले से है। जैसे हमने देखा कि Al2O3.2H2 ये बॉक्साइट है, और इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का ऑलरेडी कंटेंट प्रेजेंट है। सो देयर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ एयर। तो हम इसका कैल्सिनेशन कराएंगे और हीट कराएंगे बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, तो ये Al2O3.2H2O में रिलीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से लिमोनाइट ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि काफ़ी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर पास करेंगे इसमें, जिसके थ्रू सिर्फ ये गर्म होगा, मेल्ट होगा, और उसके साथ केवल और केवल ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। जैसे यहाँ पर जो देख सकते हैं हम कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर केवल और केवल कैल्सिनेशन कराने का हमारा पर्पज़ यही है कि हम यहाँ पर ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और कैल्सिनेशन के थ्रू वो ओर्स जाएंगे जो कार्बोनेटेड ओर्स हैं, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट पहले से है। लेकिन व्हाट अबाउट दैट ओर पाउडर्स विच डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट? फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, यानी कि कुछ ओर्स हमें सल्फाइड के रूप में भी मिलते हैं। यानी बेसिकली अगर पाउडर्ड ओर की बात करें तो हम पाउडर्ड ओर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि एक ऐसे ओर के पार्ट, ऐसा पाउडर्ड ओर जो कार्बोनेटेड है, और ऐसा ओर जो सल्फाइड है यानी कि सल्फेटेड है। तो कार्बोनेटेड ओर गोज थ्रू द कैल्सिनेशन एंड सल्फाइड ओर गोज थ्रू द रोस्टिंग। इसमें हम एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में पास कराएंगे, यानी कि इट इज़ द process in which ores are heated to a high temperature below their melting point in the presence of excess of air। यानी कि इसमें हम ओर्स को हीट करेंगे काफ़ी हाई टेम्परेचर पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो और एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में। उससे क्या होगा कि जो सल्फाइड है उसमें एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर रहेगी, तो उसके साथ ऑक्सीजन कंटेंट भी आएगा, और वो जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो ऐड हो जाएगा इसके साथ में जो आपका आयरन है, और उसमें से जो मॉइस्चर है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हम अपनाते हैं रोस्टिंग में, यानी कि रोस्टिंग में जब भी आपको सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करना है, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो हम रोस्टिंग करेंगे, और कार्बोनेटेड ओर को अगर करना है तो हम कैल्सिनेशन करेंगे। दोनों में डिफरेंस ये है, एक पाउडर ओर को हीट करेंगे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, और एक पाउडर ओर को हीट करेंगे हम एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में, तो जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट नहीं है जिस पाउडर ओर में, हम उसको रोस्टिंग के थ्रू इस प्रोसेस को करेंगे। तो इसमें जैसे कि वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ लाइक सल्फर, आर्सेनिक, फॉस्फोरस आर ऑक्सीडाइज एंड रिमूव एज वोलेटाइल गैस, और काफ़ी सारी जो वोलेटाइल गैसेज हैं इस और पाउडर और के साथ वो भी ड्रिवन आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती हैं। तो जैसे कि सल्फ़र प्लस O2 प्लस हीट करेंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो गया। आर्सेनिक है, इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, यानी कि एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में करेंगे, ये भी आर्सेनिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फोरस को हीट करेंगे तो ये फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दीज आर द प्रोसेस इंक्लूड्स इन द रोस्टिंग। तो यहाँ पर हम केवल और केवल एक सप्लाई ऑफ एयर का कंटेंट देखेंगे, किस में कम है किस में ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब जब हमारे पास इम्प्योरिटीज़ की जब भी बात आती है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले इम्प्योरिटीज़ तो पाउडर्ड ओर के साथ आई थी, जो आपने कंसंट्रेशन के थ्रू डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स को यूज़ करके उसमें से अलग किए। लेकिन अब जब आपका पाउडर्ड ओर मेल्ट हुआ, उस ओर के साथ उसके ओर के अंदर आपके मेटल के साथ में काफ़ी सारे जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं और एक्स्ट्रा जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी उसके साथ ऐड हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं, तब उस केस में हम कैसे, जैसे सिलिका एक मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी जो सारे ओर्स के साथ रहती है वो सिलिका की रहती है, सिलिका ऑक्साइड रहती है या फिर सिलिकेट्स रहते हैं। तो ये इनको हम कैसे अलग करेंगे, यानी कि जब भी आपका जो ओर है वो मोल्टन फॉर्म में आ जाता है, यानी कि जब भी मोल्टन फॉर्म में जो ओर रहेगा, उस ओर की इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए एक स्पेशल मेथड यूज़ किया जाता है, स्पेशल बोल सकते हैं कि एक केमिकल्स को यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स आपका बदलता रहता है आपकी नीड के अनुसार कि किस तरीके का
आपका मेटल है, किस तरीके का एक्सट्रैक्शन है, उसके हिसाब से हम यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी में सैंड को भी एज अ फ्लक्स यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल कंपाउंड ही रहेगा, लेकिन हाँ फ्लक्स हम उसको बोलेंगे कि फ्लक्स एक ऐसा कंपाउंड है जो ओर के अंदर छुपी हुई इम्प्यूरिटी के साथ मिलता है और फिर वो स्लैग बना लेता है। जैसे फ्लक्स प्लस गेंग्यू, गेंग्यू मैंने बताया था जो ओर के साथ इम्प्यूरिटी आती है उसको बोलते हैं। यानी कि ओर प्लस इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड गेंग्यू। तो यानी कि ओर में जो इम्प्यूरिटी है पाउडर्ड ओर में वो गेंग्यू है, प्लस उस गेंग्यू को आपको रिमूव करना है सिर्फ, तो हम उसमें फ्लक्स डालेंगे। जैसे आयरन ऑक्साइड है, तो आयरन ऑक्साइड के साथ में हमने फ्लक्स ऐसा सिलिका ऑक्साइड यूज़ किया है, तो यहाँ पर FeSiO3 का एक स्लैग बन जाएगा। यानी कि ये आपका पूरा का पूरा ये एक स्लैग यानी कि एक मिक्सचर बन गया जिसने किसको कंबाइन किया, जो इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट थी ओर के अंदर, उसको फिर स्लैग बना लिया। तो हम इस फ्लक्स को हम रिमूव करने का बहुत आसान तरीका यही है कि हम फ्लक्स ऐड कर देते हैं किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन से पहले मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड ओर में। तो उसमें क्या है कि जो आपका फ्लक्स है वो मिक्सचर स्लैग कंबाइन कर जाएगा गेग्यू से और स्लैग फॉर्म कर लेगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से स्लैग वर्क करता है। जैसे आयरन का एक्सट्रैक्शन है, a flux is a chemical substances added to the concentrated ore in order to remove the gangue to form easily fusible slag। यानी कि ऐसा स्लैग जो हल्का रहेगा मेटल से, मेटल भी मेल्ट होगा, वो भी मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, तो ये मेटल्स के ऊपर लेयर बना लेगा और इजीली सेपरेट आउट हो जाएगा और हमें एक क्रूड मेटल एक्सट्रैक्शन के थ्रू मिल जाएगा। लेकिन ये सारी जो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन और जो रोस्टिंग है, ये हम कराएंगे किस में, तो स्पेशल टाइप की एक फर्नेस होती है जिसको हम रिवर्बरेटरी फर्नेस बोलते हैं। और ये जो रिवर्बरेटरी फर्नेस है, इसके अंदर अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो ये है चार्ज हूपर है, ये हैंगर्स हैं, टाइड रॉड है, और इसके साथ में ये यहाँ पर 4 विंडोज़ हैं जो एयर सप्लाई के लिए होती है। ये मैग्नेटाइज एरिया है, फर्नेस चार्ज, और और इसके जो बॉटम है वो सिलिका से कवर्ड है। यानी कि जब भी हमें कैल्शिनेशन करानी होती है, यानी कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो एयर का जो पैसेज है उसमें से केवल बहुत ही कम को जाने दिया जाएगा। यानी कि ये 4 विंडोज़ हैं, इनमें से अगर हम 3 विंडोज़ को क्लोज़ कर दें तो केवल एक ही विंडोज़ को ओपन रहने, तो उसमें से जो एयर का पैसेज है वो एंटर कर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जब ये 4 विंडो जितना एयर एंटर कराती उससे कम में ही ये कैल्शिनेशन होगी यहाँ पे। लेकिन जब भी हम रोस्टिंग कराएंगे तो इसको ओपन कर देंगे तो उसके हिसाब से ये ओपन भी हो जाएगी। यानी कि इसी फर्नेस के अंदर आप कैल्शिनेशन भी करा सकते हैं और इसी फर्नेस के अंदर रोस्टिंग भी करा सकते हैं। उसके साथ चाहे वो कैल्शिनेशन कराएं या रोस्टिंग कराएं, फाइनली कन्वर्ट जो है मेटल ऑक्साइड में ही ओर को होना है। और जो उसके साथ इम्प्यूरिटीज़ हैं, गेंग्यू है, वो फ्लक्स के साथ मिलके स्लैग बना लेगी, और जो मोल्टन मेटल है वो आपका क्रूड के रूप में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, स्लैग ऊपर आ जाएगा और उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर जो मेटल है वो ऑक्साइड्स के रूप में आए, वेदर यू अप्लाइड द प्रोसेस ऑफ कैल्शिनेशन और यू अप्लाइड द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, दोनों में से कोई भी आपने मेथड यूज़ किया और उसको किया इसमें। देन जब भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड के रूप में हमें पे मेटल मिल जाता है, यानी कि सपोज़ आयरन जो था वो FeO के रूप में है या एल्यूमिनियम है वो Al2O3 के रूप में है, तो यहाँ पर क्या है कि अब केवल हमें रिडक्शन करना है। व्हाट इज़ द रिडक्शन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से अगर हम इस मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो सिर्फ हम पे क्या बचेगा? सिर्फ मेटल बचेगा, और वो मेटल हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। यानी कि इस तरीके से हम उसमें से मेटल को निकाल सकते हैं। यानी कि पाउडर्ड ओर में से इम्प्यूरिटीज़ अलग की फ्लक्स के थ्रू, और फ्लक्स गेंग्यू से मिलके स्लैग बना लिया, वो अलग निकल गया, देन यू गेट अ मेटल ऑक्साइड इन, और मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके आपको मेटल मिल जाएगा। यानी कि इसमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं जिसमें हमें कार्बन पाउडर बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है पूरी मेटलर्जी में। यानी कार्बन का पाउडर हो, ये सबसे अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और इसका दूसरा कारण लेने का ये भी है कि कार्बन जो है वो हीट प्रोड्यूस भी करेगा।
तो प्लस ये फर्नेस के टेम्परेचर को बढ़ाने में भी मदद करता है ताकि और ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो। इसलिए ये दोहरे पर्पज़ से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन का पाउडर, इसीलिए इसको आयरन के एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। Reduction of the metal oxide usually involves heating it with some other substances acting as a reducing agent, यानी कि वो एक reducing agent की तरह काम करेगा। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और इवन अनदर मेटल, ज़रूरी नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ मेटल जो रिड्यूसिंग एक्ट की तरह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, उनको भी ले सकते हैं। The reducing agent example carbon combined with the oxygen or oxygen of the metal oxide. Some metal oxide get reduced easily with others are very difficult to be reduced. कुछ जो है जल्दी reduce हो जाते हैं, कुछ देर में reduce होते हैं. Reduction means electron gain or electronation. In any case, heating is required to understand the variation in the temperature, requirement of thermal reduction, pyrometallurgy, and predict the element will suit as the reducing agent or for a given metal oxide. Gibbs energy interprets are the metal. गिब्स एनर्जी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, ये फ्री एनर्जी है और यही एनर्जी हर मेटल के अलग अलग रहती है, जिसकी वजह से चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये सब कुछ अलग अलग रहता है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि हमें हर मेटल एक इक्वल मेथड से एक्सट्रैक्ट नहीं मिलता करने को, और हर मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए एक अलग अलग मेथड को यूज़ करना पड़ता है। यानी कि आपने अभी जो फ्लक्स लिया है वो फ्लक्स आप हर मेटल के लिए नहीं ले सकते, और जो टेम्परेचर आपने एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लिया वो आपको हर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ दिस इज़ ऑल अबाउट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो हम जैसे इसमें देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे होगा उसके ऑक्साइड से। तो हमने बताया कि जो आयरन का जो ओर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हेमेटाइट है, और इस हेमेटाइट को हमने कैल्सिनेशन के थ्रू, एक्सट्रैक्शन के थ्रू, और ये हमने यहाँ पर यूज़ किया इसको ऑक्साइड के रूप में, और ऑक्साइड भी रिड्यूस हो गई, देन आपको आयरन ऑक्साइड मिल गई। अब उस आयरन ऑक्साइड को हम रिड्यूस करेंगे एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में। तो जैसे इसमें FeO है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग, यानी कि इसमें अगर बात की जाए तो हेमेटाइट, तो इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन का कंटेंट है, तो इसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और एक बार आप मेटल ऑक्साइड मिलने पर फिर हम इसका एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ऑक्साइड ओर्स ऑफ आयरन आफ्टर कंसंट्रेशन थ्रू कैल्सिनेशन रोस्टिंग, यानी कोई भी मेथड अप्लाई करें टू रिमूव वाटर टू डिकम्पोज कार्बोनेट एंड ऑक्सीडाइज सल्फाइड्स आर मिक्स विथ लाइमस्टोन एंड कॉक एंड फीड इनटू द ब्लास्ट फर्नेस। मैंने बताया कि यहाँ पर जैसे ही मेटल ऑक्साइड में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, ब्लास्ट फर्नेस में डाल देंगे, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस ये एक तरीके से एक एरिया है जहाँ पर वो एरिया है, फर्नेस का मतलब तो हम समझते ही एक भट्टी है जो जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे ही आप उसमें और पाउडर डालोगे और तो आपको मेटल मिलेगा। तो इसमें जो बात आ रही है, इसमें देखिए कि कार्बोनेटेड और N2 ऑक्सीडाइज सल्फाइड्स आर मिक्स विद लाइमस्टोन एंड कोक। देखिए यहाँ पर लाइमस्टोन की बात आ रही है, लाइमस्टोन यहाँ पर एज अ फ्लक्स ले रहे हैं हम इसमें, यानी कि जो भी हेमेटाइट ओर है, हेमेटाइट ओर के साथ में, पाउडर्ड ओर के साथ में हमने एज अ फ्लक्स लाइमस्टोन लिया, और यहाँ पे कोक यानी कि जो कार्बन का जो पाउडर ले रहे हैं वो यहाँ पर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर ओर का पाउडर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, देन उसके साथ में आपका कोक यानी कार्बन का पाउडर हो गया। इन तीनों का जो मिक्सचर है हम डाल देंगे ब्लास्ट फर्नेस में, यानी कि जहाँ ऐसी भट्टी जहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस कहलाती है। तो उसके टॉप से डालेंगे, हेयर द ऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू द मेटल। यहाँ पर ये जो आयरन कंटेंट में जो ऑक्साइड है वो कहाँ रिड्यूस हो जाएगी, मेटल में, यानी कि मेटल या मॉल्टन मेटल में भी बोल सकते हैं। थर्मोडायनेमिक हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द कोक रिड्यूस द ऑक्साइड एंड वाई दिस फर्नेस इज चूजन। क्यों हमने इसको यूज़ किया फर्नेस को, क्यों, क्योंकि इस फर्नेस के अलग अलग रेंज में अलग अलग टेम्परेचर है, तो अलग अलग प्रोसेसेस हमको मिलेंगी। जैसे आयरन ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, तो कोक जो कार्बन है वो क्या करेगा,
ऑक्सीजन को कंबाइन करके मोनोऑक्साइड के रूप में, गैस के रूप में निकल जाएगा बाहर, और जो आपका जो आयरन है वो सॉलिड या मोल्टन, सॉलिड से मोल्टन रूप में हमको मिलेगा इस फर्नेस के अंदर। इट कैन बी सीन अ कपल ऑफ टू सिंपल रिएक्शन इन वन, द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड इज टेकन प्लेस एंड इन अदर कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू कार्बन। यानी कि जो ऑक्सीजन हॉट एयर के रूप में जो सप्लाई की जा रही है साथ में, हॉट एयर के साथ में, तो यहाँ पर जो कार्बन है वो इससे मिलान, यानी कि इसके साथ में FeO यानी कि आयरन ऑक्साइड हीट से अगर हमने किया तो ये अलग अलग हुए आयरन प्लस ऑक्सीजन। देन उसके बाद में जैसे ही आयरन ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे तो उसके बाद जो आपने कार्बन यानी कि कार्बन का जो पाउडर है, इस कार्बन के पाउडर को हमने ऐड किया तो जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन होकर ये कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा बाहर। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको FeO से कन्वर्जन देखने को मिलेगा Fe में, यानी कि आयरन में। तो एक बार लुक ले लेते हैं ब्लास्ट फर्नेस का कि ये एक्चुअल में इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है। इन द ब्लास्ट फर्नेस रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड टेक्स प्लेस इन डिफरेंट टेम्परेचर रीजन। जैसा मैंने आपको बताया कि हर रीजन में इसके ब्लास्ट कौन शेप होता है इसका, और हर रीजन में इसका अलग अलग टेम्परेचर रहता है। हॉट एयर इज़ ब्लोन फ्रॉम द बॉटम, और इसके बॉटम में एक इनलेट होता है जिससे हॉट एयर को हम क्या करते हैं, पास करते हैं इसके अंदर, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और लगभग कितना यहाँ पर 2200 केल्विन इन द लोअर पोर्शन, यानी कि लोअर पोर्शन पे इतना टेम्परेचर हो जाता है। द बर्निंग ऑफ कोक बिफोर कोक देयर फॉर सप्लाई मोस्ट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। और मैंने बताया था इसमें कार्बन का जो पाउडर ले रहे हैं वो भी एक तरीके से बहुत अच्छा यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीमेंट का वर्क करेगा। द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीट मूव्स टू द अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस। तो यहाँ से लोअर पार्ट से ऊपर की तरफ हीट क्या है, ट्रेवल करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ट्रेवल करेगी। द अपर तो यानी कि सबसे कम टेम्परेचर जो देखने को मिलेगा वो हमें इसको आउटलेट यानी कि एंट्रेंस पर ही देखने को मिलेगा इसमें। इन अपर पार्ट द टेम्परेचर इज लोअर एंड द आयरन ऑक्साइड सच एज Fe2O3 and Fe3O4 coming from the top are reduced in the step by step. The reduction reaction takes place in the lower temperature range and higher temperature range depends on the points corresponding intersection in the गिब्स फ्री एनर्जी। और उसके हम टेम्परेचर के बीच में प्लॉट अगर ड्रॉ करेंगे हम इसका, तो एक अलग अलग टेम्परेचर रीजन देखने को हमको इसमें मिलेगा इस पूरी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। अब वो कैसे देखेंगे कि यानी कि हमने देखा कि यहाँ पर जैसे ही आप एंड इसका जो इनलेट है वहाँ से पाउडर मिक्सचर को जैसे ही हम डालेंगे इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, तो वो एक अलग अलग टेम्परेचर से होकर जाएगा। और पूरी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हमने देखा कि जो टेम्परेचर रीजन है उसके लोअर पार्ट पे सबसे ज़्यादा है, और नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो टेम्परेचर कम होता मिलेगा, यानी कि अपर मोस्ट में सबसे कम होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर बॉटम में सबसे ज़्यादा। तो अब हम देख लेते हैं इसका पूरा कंस्ट्रक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसके टॉप मोस्ट रीजन में 1070 केल्विन, 1270 केल्विन, 1570 केल्विन और 2170 केल्विन, यानी कि ये देखिए टेम्परेचर का अलग अलग रेंज देखिए इसमें। अब यहाँ पर इसके सबसे टॉप पर एक एग्जॉस्टर लगा हुआ है जहाँ से जो मैंने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड है वो निकल कर जाएगी ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ओर, लाइमस्टोन एज अ कोक और ये सारा मिक्सचर ले रहे हैं। इसमें मैंने बताया ओर यानी कि जो पाउडर ओर, जो आपका कैल्सिनेटेड ओर है, यहाँ पर हम ओर की जगह लिख सकते हैं कैल्सिनेटेड ओर, यानी कि जो ओर आपने कैल्सिनेशन के थ्रू किया है। उसके बाद लाइमस्टोन एज अ यहाँ पर फ्लक्स ले रहे हैं, और कोक यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं। तो इन तीनों का मिक्सचर जैसे ही हम इस हॉपर के थ्रू इस फर्नेस के अंदर एंटर कराएंगे तो सबसे कम टेम्परेचर पे सबसे पहले तो इसका जो मॉइस्चर है वो रिमूव होगा। और जो मॉइस्चर जैसे ही इसको रिमूव होगा, तो मॉइस्चर से रिमूव होने के बाद में अब देखिए यहाँ पे अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर जो ओर है उसमें हमें हेमेटाइट है तो Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगी। और ये कहाँ से होगी, Fe2O3 से Fe3O4, यानी ये भी यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और थोड़ा सा नीचे चलेंगे यहाँ पर इसके टेम्परेचर में, तो ये आयरन के ओर से
आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी इसको, यानी Fe3O4 से FeO में, और FeO को दोबारा से यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड का वो मिलेगा, तो ये हमें पूरा आयरन मिलेगा। और यहाँ पर जो सिस्टम है कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन का, उसका काम क्या है कि ये सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन किससे करेगा, जो इस ओर के साथ में इम्प्योरिटी आई होगी वो, यानी कि जैसे मैंने अभी स्लैग के बारे में बताया था कि जो स्लैग फॉर्मेशन है वो यहाँ पर होगी, यहाँ के सेंटर में, यानी फर्नेस के सेंटर में स्लैग फॉर्मेशन होगी। और वो कैसे होगी कि इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट है वो हीट की वजह से डिकम्पोज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और वो कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड जो कि एज अ गैंग्यू प्रेजेंट है किस में, पाउडर्ड ओर में, अब धीरे धीरे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और वो इम्प्योरिटी लाइम स्टोन से कंबाइन होती चली जाएगी और वो स्लैग बनाएगी। तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 कंबाइन करेंगे तो CaSiO3 ये आपका क्या बन जाएगा, एक स्लैग बन जाएगा। और ये स्लैग जो है वो है इस पूरे फर्नेस की इम्प्योरिटी जो आपके काम की नहीं है। तो स्लैग जो है अब इसका निकलना सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। तो यानी कि हमने देखा कि यहाँ पर मेटल से पहले स्लैग बना, तो ये मॉल्टन फॉर्म में बनेगा पहले। उसके बाद अब यहाँ पर जो हमारा आयरन है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। इस पे दोबारा कार्बन मोनोऑक्साइड इसको दोबारा से रिड्यूस कर देगी और Fe+CO2, यानी कि यहाँ पर FeO कन्वर्टेड इनटू Fe, जस्ट लोअर रीजन ऑफ द फर्नेस। जैसे ही Fe कन्वर्ट में हो जाएगा तो रेस्ट ऑफ द कार्बन इज़ कन्वर्टेड इनटू द CO2, और ये अपने अपने तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इस एग्जॉस्टर के थ्रू निकल जाएंगे बाहर। देन यू गेट अ मॉल्टन आयरन। अब मॉल्टन आयरन यहाँ पर सबसे लोअर पार्ट में मेल्ट होगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर लगभग तो ये है 2170 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे पूरा का पूरा जो आयरन है वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले स्लैग बनेगा, क्योंकि स्लैग हमारा पहले ही बन चुका है, पहले ही मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ से एक जो आउटलेट है वो स्लैग के लिए है, और एक इनलेट जो सबसे टॉप ऑफ बॉटम पे होगा यहाँ पर, ये है पिग आयरन जो आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया कि इसमें जो आयरन का जो ओर था, प्लस हमने फ्लक्स एज अ लाइमस्टोन लिया, प्लस उसके साथ में हमने एक कोक पाउडर लिया, तीनों का मिक्सचर लिया, ब्लास्ट फर्नेस में हमने डाल दिया। उसमें हमें सबसे पहले रिडक्शन देखने को मिलेगा, देन उसके बाद हमको डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लक्स देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें ही जो है आयरन हेमेटाइट का जो आयरन है, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाएगा आयरन ऑक्साइड में, और आयरन ऑक्साइड भी रिड्यूस हो जाएगा आयरन में। और इसमें जो सारा जो सिस्टम है जो हेल्प करेगा वो कार्बन करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और जो एयर सप्लाई कर रहे हैं उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और वही एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी और FeO को कन्वर्ट कर देगी Fe में, और Fe मेल्ट होकर बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। स्लैग हमारा कंबाइन हो चुका है किससे, फ्लक्स से, वो हमारा स्लैग बना के अलग निकल जाएगा और हमें मोल्टन आयरन मिल जाएगा। So this is all about the blast furnace, how to extract the molten iron from its the ore like hematite. तो यहाँ पर ये रिएक्शंस हैं इस पूरी ब्लास्ट फर्नेस की। दीज रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज फॉलो एट 500 to 800 केल्विन, यानी इस इतने टेम्परेचर के बीच में कौन कौन सी रिएक्शन होंगी लोअर से हायर टेम्परेचर में। तो हमने देखा कि यहाँ पर 3Fe2O3 प्लस CO2 कन्वर्ट हो रहा है 2Fe3O4 प्लस CO2 में, फिर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस कर दीजिए 3Fe प्लस 4CO2 में। तो इसी तरीके से यहाँ पर आयरन ऑक्साइड कन्वर्ट हो रही है आयरन में, दैट 900 से 500 केल्विन। इस टेम्परेचर पे क्या मिलेगा, हायर टेम्परेचर रेंज इन द ब्लास्ट फर्नेस, कार्बन कंबाइन विद CO2 टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ carbon monoxide. These carbon monoxide combined with iron oxide and converted into carbon dioxide and plus carbon. तो ये देख सकते हैं कि इसने Fe से किस तरह से ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया और हमें मिल जाएगा मोल्टन आयरन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लास्ट फर्नेस। नाउ व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ आयरन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आयरन है वो तीन तरीके का है, पिग आयरन, राउट आयरन और कास्ट आयरन। तो हर आयरन का अपना अपना यूज़ है। जैसे हम बात कर सकते हैं इतनी हैवी ड्यूटीज़ व्हीकल्स बनते हैं, क्रेन्स बनती हैं, तो वो सिंपल ऐसे आयरन्स की तो बनेगी नहीं जिसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो। तो उस अकॉर्डिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने आयरन को तीन पार्ट में डिवाइड किया है।
pig iron, cast iron and wrought iron. Cast iron, which is most important form of iron, is used for casting stove, railway sleepers, gutter pipe, toys. यानी कि ये हैवी आयरन मटेरियल्स को बनाने में काम आता है ऐसा आयरन. इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राउट एंड स्टील. यानी कि राउट आयरन इसी से ही निकला हुआ एक टाइप है और स्टील बनाने में इसका यूज़ करते हैं. राउट आयरन इज यूज मेकिंग एंकर्स, वायर्स, बोल्ट, चेन्स एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. यानी कि एग्रीकल्चर की जो भी आपके इम्प्लीमेंट्स हैं जिससे ब्लोइंग वगैरह और ये फार्मिंग वगैरह होती है वो बनाने के लिए. स्टील फाइंड्स अ नंबर ऑफ यूजेस. एलॉय स्टील इज़ ऑब्टेन व्हेन अदर मेटल्स आर एडेड. यानी कि स्टील भी काफ़ी एक एलॉय है जो मेटल्स का मिक्सचर है. निकल स्टील इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग केबल, ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन पार्ट्स, पेंडुलम, मेजरिंग टेप्स. क्रोम स्टील फॉर कटिंग टूल्स एंड क्रशिंग मशीन एंड स्टेनलेस स्टील फॉर साइकिल्स, ऑटोमोबाइल्स, यूटेंसिल, पेन्स. यानी कि देख सकते हैं कि इतने सारे यूजेस हैं निकल स्टील के. निकल का इसमें मिक्सचर डाल देंगे तो. So this is all about the uses of iron. Now what are the how the aluminium can be extracted. तो यानी कि यहाँ पर एल्यूमिनियम की मेटलर्जी देखेंगे तो मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो एल्यूमिनियम है इसका जो कंसंट्रेशन है वो हम लीचिंग के थ्रू करते हैं. तो लीचिंग के थ्रू हमको जो बाई प्रोडक्ट इसका मिलता है बॉक्साइट ओर का वो मिलता है एल्यूमिना. और इसी एल्यूमिना को हम ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए. तो उसी के थ्रू हम इस प्रोसीजर को यूज़ करेंगे. In the metallurgy of aluminium, purified Al2O3 is mixed with Na3Al(F6). इसको हम क्रायोलाइट बोलते हैं. ये जो एल्यूमिना के साथ जो मिक्स किया गया है Al2O3 ये आपका एल्यूमिना है और इसके साथ Na3Al(F6) इसको हम क्रायोलाइट बोलते हैं. विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट और मिक्स ब्रिंग्स द कंडक्टिविटी. मैंने बताया था कि जब भी इसका भी ये भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में ही प्रेजेंट है तो जब तक इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल नहीं होगा तो इसमें से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. इसलिए सबसे पहले हम इसमें क्रायोलाइट ऐड करते हैं. वो इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि मैंने बताया कि इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू सेपरेट करते हैं. लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए करंट का कंडक्शन होना चाहिए प्रॉपर. तो उस प्रॉपर कंडक्शन के लिए जो एल्यूमिना है वो पुअर कंडक्टर है. वो बहुत ही पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इसके पूरे अंदर चार्ज में. इसलिए हम क्रायोलाइट ऐड करते हैं जो एल्यूमिना को बहुत अच्छा एक पूरा का पूरा कंडक्टर बना देता है और हेल्प करता है इसकी रिफाइनिंग. द फ्यूज मैट्रिक इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड. मैंने बताया जैसा कि इलेक्ट्रोलाइज करते हैं. द ग्रेफाइड एनोड इज़ यूजफुल हेयर फॉर रिडक्शन टू द मेटल. यहाँ पर जो एनोड जो लेते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स के रूप में वो ग्रेफाइट का लेते हैं. तो ओवरऑल जो रिएक्शन होती है ग्रेफाइट मतलब कार्बन तो Al2O3 और +3 कार्बन तो ये हमें 4L फिर 3CO2. इस तरीके से एल्यूमिनियम भी अलग हो जाएगा. यानी कि हमको सिर्फ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में करना क्या है सिर्फ कि आपको जो मेटल है सबसे पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट यानी कि जो आपका ओर पाउडर है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है. चाहे वो सल्फाइड ओर हो या कैल्सिनेटेड यानी कार्बोनेटेड ओर हो. कार्बोनेटेड ओर है तो उसको आप कैल्सिनेशन करा दीजिए तो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर सल्फाइड ओर है तो उसका आप रोस्टिंग करा दीजिए तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. देन फिर क्या करना है सिर्फ और सिर्फ आपको रिडक्शन करना है और रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. और रिड्यूसिंग एजेंट से जैसे ही आपका रिडक्शन हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी बाहर आ जाएगी मेटल के साथ तो आपको मिल जाएगा सिर्फ मेटल. तो इस तरीके से यहाँ भी हमने वही किया कि जो Al2O3 है यहाँ पर ऑक्सीजन कंटेंट है इसके अंदर. जैसे इसको कार्बन के साथ हमने मिक्स किया यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एज आ एनोड कार्बन का यूज़ किया हमने ग्रेफाइट का यूज़ किया तो बस वो क्या करेगा वो भी इसको रिड्यूस कर देगा और एल्यूमिनियम हमको मेल्टन रूप में हमको अलग मिल जाएगा एंड वी गेट अ एल्यूमिनियम. इस प्रोसेस के अंदर इस प्रोसेस को जो बोलते हैं वो हॉल हेराल्ड प्रोसेस बोलते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज़ से भी. और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि वाई क्रायोलाइट इज़ एडिड इन द एल्यूमिनियम फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. तो क्योंकि प्रॉपर कंडक्शन के लिए मैंने बताया. तो ये कुछ इसका सेटअप रहता है कि कार्बन का एनोड है इसके प्लस कार्बन की इसमें लाइनिंग है ये कैथोड की तरह काम करेगी. दोनों को कंडक्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी से. ये कॉपर के क्रैम्प्स हैं. देन ये मोल्टन एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट Na3Al(F6) 4. देन यहाँ पर रिडक्शन होगा और इसी रिडक्शन के थ्रू यहाँ पर बॉटम में एक आउटलेट होगा जिसके थ्रू
मॉल्टन एल्यूमिनियम आपको मिल जाएगा आउटलेट से, जैसा हम इसमें देख पा रहे हैं, आउटलेट फॉर एल्यूमिनियम। तो ये बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा, प्योरीफाई हो मतलब सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन के थ्रू ये सबसे बॉटम में सेपरेट होगा और एल्यूमिनियम आपको नीचे की तरफ मिलेगा। और यहाँ से हम आउटलेट है और आउटलेट यहाँ से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम? Aluminium foils are used as wrapper for chocolate. The fine dust of the metal is used in paints and lacquers. Aluminium, being highly reactive, is also used in the extraction of chromium and manganese from their oxide. Wires of aluminium are used as an electricity conductor. Alloy containing aluminium, being light, are very useful. I hope ये सारे terms आप समझ रहे हैं. Now, the refining. This is the last step for the purification, for the extraction of any metal. यानी कि एक रिफाइनिंग जो है एक लास्ट स्टेप बचता है। इसको बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी अब हमारे पास मेटल आया है उसमें से जो भी बची कुची जो इम्प्योरिटी है उसको भी बिल्कुल 100% करना है, तो बस वो इस रिफाइनिंग के थ्रू हो जाएगा। यानी कि शुरू स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम करते क्या हैं स्टूडेंट्स? केवल और केवल इम्प्योरिटीज़ को हटाते हुए हैं। और पाउडर में इम्प्योरिटीज़ है तो आपने उसको कंसंट्रेशन के थ्रू हटा दिया, जिसके अंदर मैग्नेटिक सेपरेशन था और लीचिंग था, फ्रोथ फ्लोटेशन था, ग्रेविटी सेपरेशन था, हाइड्रोलिक वॉशिंग थी। उसके बाद जब आपको पाउडर डोर मिला तो ओर के अंदर जो इम्प्योरिटी है जिस जो मेटल के साथ जुड़ी हुई है एग्जैक्ट, उसको आपने अलग कर दिया फ्लक्स डाल के। वो आपने एक्सट्रैक्शन के थ्रू कर दिया, जिसमें रिडक्शन किया, कैल्सिनेशन किया, मेल्ट और रोस्टिंग की, देन उसके बाद ऑक्साइड में कन्वर्ट करके रिड्यूस कर दिया, उससे आपको मेटल मिला। लेकिन जो मेटल मिला यहाँ पर हमने दो एक्सट्रैक्शन पढ़े, एल्यूमिनियम और आयरन। तो हमको लास्ट में ये मोल्टन रूप में मिल जरूर रहे हैं, लेकिन दीज मोल्टन एल्यूमिनियम एंड आयरन still has some impurities. So this is not a pure aluminium or not a pure iron. Then you have to refine it further to get a pure form of this aluminium and iron. तो इतना प्योर करने के लिए, क्योंकि हमें हर मेटल को प्योरेस्ट कंडीशन में लाकर ही हम उसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमें रिफाइनिंग प्रोसेस से भी उसको गुजारना पड़ता है। तो इस रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है, रिफाइनिंग को हम इजीली एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज़ द प्रोसेस टू रिमूवल द इम्प्योरिटीज फ्रॉम क्रूड मेटल एंड टू गेट अ प्योर मेटल। यानी कि क्रूड मेटल से इम्प्योरिटीज रिमूव करने वाली जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग बोलेंगे। जैसे इसमें हमने बात की द मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करो, इज़ यूजुअली कंटेमिनेटेड विद सम इम्प्योरिटी। जैसा मैंने भी बताया, फॉर ऑब्टेनिंग मेटल of high purity, several techniques are used depending upon differences in property of the metal and the impurity. Some of them are listed below. कुछ इसमें कौन कौन सी प्रोसेस इसमें देखते हैं, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, और इसमें एक मेथड और है वेपर फेज रिफाइनिंग। यानी कि बेसिकली इसमें 5 दिए हुए हैं, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, जोन रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी से पहले हम वेपर फेज रिफाइनिंग को भी यहाँ पे जगह देंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है रिफाइनिंग का। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्टिलेशन, जैसा कि वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल लाइक जिंक एंड मरकरी। द इम्प्योर मेटल इज़ एवोपरेटेड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल एज डिस्टिलेट। यानी कि ये सिंपल है कि इसको हीट करेंगे डिस्टिलेशन के थ्रू, जो एवोपरेट जल्दी हो जाएगा वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, तो मिक्सचर से इसको ईजिली हम सेपरेट कर सकते हैं। जिंक और मरकरी की इसमें बात आई। देन लिक्वेशन, इन दिस मेथड अ लो मेल्टिंग मेटल लाइक टिन कैन बी मेड टू फ्लो on a sloping surface. In this way, it is separated from higher melting impurities.
मतलब कि एक तरीके से एक स्लोपिंग हॉर्थ होती है जिसको इसमें इसमें ऊपर से इसको स्प्रेड कराया जाता है। तो जिस तरह से जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा तो इसमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव होती चली जाएंगी लिक्विशन में। बिल्कुल इसी तरीके से कि एक गरम लिक्विड है, उसको आप ऊपर से नीचे की तरफ फैलाएं, डालें, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा वो लिक्विड, तो ऊपर इम्प्योरिटीज़ आती चली जाएंगी और नीचे हमको प्योर मेटल मिलता चला जाएगा। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लिक्वेशन। नाउ द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसको सबसे प्योरेस्ट वे माना जाता है। यानी कि अगर हमें बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही 100% की फॉर्म में अगर हमको एक प्योर मेटल चाहिए तो ये सबसे अच्छा मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने का, क्योंकि इसमें कैथोड एनोड पर के थ्रू रिएक्शंस होती हैं और वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता है, जिसकी वजह से मेटल जो है रिड्यूस होना स्टार्ट कर देता है इम्प्योर वाला, और यू गेट अ प्योर मेटल। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है। इसमें हम रिफाइनिंग में करते क्या है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज़ मेड टू एक्ट एज एनोड। यानी कि सपोज यू हैव अ कॉपर, मान लीजिए कि आपके पास एक इम्प्योर कॉपर की रॉड है, उसको हमने एनोड बना दिया। अ स्ट्रिप ऑफ द सेम मेटल इन प्योर फॉर्म इज़ यूज्ड एज अ कैथोड। और एक प्योर मेटल की कॉपर की रॉड है, यानी कि सपोज यू हैव अ क्रूड, जो आपकी क्रूड कॉपर जो अभी आपने एक्सट्रैक्ट किया है, और आपके पास एक प्योर कॉपर, यानी दो रॉड हैं आप पे कॉपर की, एक क्रूड की और एक प्योर की। दोनों को आपने कैथोड एनोड बना दिया, जिसमें एनोड किसको बनाया है, जो क्रूड है, और जो कैथोड है वो प्योर है। दे आर पुट इन अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइटिक पाथ कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट इन द सम मेटल। अब उसको आपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाल दिया, सपोज कॉपर सल्फेट। The more basic metal remain in the solution and less basic ones go to the anode mud. This process is also explained by the concept of electrode potential over the potential and gives energy the reaction. देखिए एनोड, यानी कि एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन करेगा, कैथोड जो है रिडक्शन करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब हम समझ सकते हैं कि मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन, और व्हेन एनी मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पे जो क्रूड मेटल है वो कॉपर है, और वो जो कॉपर की जो क्रूड मेटल की स्ट्रिप है वो एक एनोड की तरह एक्ट कर रही है, तो उसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो होगी एम लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू एम एन पॉजिटिव प्लस एन ई, यानी एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको गेन कौन करेगा, जो कैथोड, यानी कि एम एन पॉजिटिव जो ऑलरेडी है उसके एन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वो एम मेटल में कन्वर्ट होगा। यानी कि बिल्कुल ऐसे समझिए कि यहाँ पर क्रूड मेटल से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं और कैथोड पर जाके वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आता चला जाएगा कि जब तक हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तब तक ये प्रोसेस होती रहेगी। तो जो जो कॉपर जो क्रूड की जो आपने जो एनोड की जो रॉड थी, एक टाइम बाद वो बहुत पतली होती चली जाएगी और डिसअपियर हो जाएगी। उसके जितने भी एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन वो सारे जो है कहाँ पर ऐड हो जाएंगे, जो कैथोड वाली प्योर कॉपर की रॉड है। और जो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ थी उस पूरी रॉड के अंदर वो एनोड मड के थ्रू सेटल डाउन हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर बात आती है एनोड मड की। तो एनोड मड वही इम्प्योरिटी है स्टूडेंट जो आपको उस क्रूड मेटल में से निकालनी थी, इस जिसके लिए आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराई है। क्योंकि अगर ये इम्प्योरिटी नहीं होती तो देयर इज़ नो नीड टू डू दिस ऑपरेशन, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराने की। क्योंकि क्रूड कॉपर है, उस क्रूड कॉपर का मतलब क्रूड इसीलिए क्योंकि इट हैज़ सम इम्प्योरिटी, और वो इम्प्योरिटी को निकाल कर ही आप प्योर कॉपर का यूज़ कर सकते हो। तो उस प्योर कॉपर को हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू निकाला, और वो ही इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड मड जो उसकी इम्प्योरिटीज़ थी, क्योंकि वो एनोड वाला एरिया था तो उसकी इम्प्योरिटीज़ भी एनोड कहलाएगी। क्योंकि वो इम्प्योरिटी है वो नीचे सेटल डाउन हो गई तो उसको हमने एनोड मड नाम दे दिया। और जितना भी प्योर कॉपर था वो सारा जाकर डिपॉजिट हो गया कैथोड एरिया पे, एंड यू गेट अ प्योर कैथोड रोड, जो उसका जो भारी भी होगी पहले से और जो प्योर भी होगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, जैसे मैंने बताया कि एनोड पे जो कॉपर था वो सी से Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, एंड कैथोड Cu2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि
वही प्रोसेस जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि कॉपर इज रिफाइंड यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. Anodes are of impure copper and pure copper strips are taken cathode. The electrolyte is acidified solution of copper sulfate. द कॉपर सल्फेट, यानी मैंने बताया कि उसमें एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में. एंड द नेट रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज ट्रांसफ़र ऑफ कॉपर इन प्योर फॉर्म फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड. तो ये हमारे पे कैथोड एनोड की रिएक्शंस देखी. एनोड पर कौन सा कॉपर है आपका, इम्प्योर, और कैथोड पर आपका प्योर कॉपर. तो कैथोड पर ये रिएक्शन, यानी कि इसको हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं. एनोड वाली जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो 2 इलेक्ट्रॉन जो कॉपर के एनोड से रिलीज हो रहे हैं उसको गेन कर कौन रहा है, कॉपर, कैथोड वाला. इसका मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन. इम्प्यूरिटीज़ फ्रॉम द ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट एज एनोड मड. जो इम्प्यूरिटीज़ थी मैंने बताया बॉटम में क्या होंगी, डिपॉजिट हो जाएंगी. और ये बॉटम में डिपॉजिट होने के बाद में इसको हम अलग कर सकते हैं इस प्रोसेस में. तो इस एक्चुअल में उस इम्प्यूरिटीज़ के अंदर होता क्या है, विच कंटेन एंटीमनी, सेलेनियम, टेलेरियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. रिकवरी ऑफ दीज मेटल्स में मीट द कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग. यानी कि बोल सकते हैं कि इस एनोड मड के अंदर अगर इस इम्प्योरिटी में ये सारे मेटल्स भी हैं तो इनको भी हम रिफाइन कर सकते हैं. लेकिन इसको पहले, ये बहुत स्मॉल कंटेंट में होगी तो पहले हम स्टोर करते रहेंगे, देन एक टाइम पे इसको भी इनमें से भी कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ द जोन रिफाइनिंग. जोन रिफाइनिंग ये बिल्कुल सिंपल मेथड है. इस मेथड में ज़्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं. दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट the impurities are more soluble in the melt than in solid state of the metal, and circular mobile heater is fixed at one end of the rod of the impure metal. The molten metal zone moves along with the heater, which is moved forward. As the heater moves forward, the pure metal crystallizes out of the melt and impure pass into the adjacent molten zone. The process is repeated several times and the heater is moved in the same direction. At one end, impurity gets concentrated, this end is cut off. This is very useful for producing semiconductor to the other metals of very high purity, just like germanium, silicon, boron, gallium and indium. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बात की कि जोन रिफाइनिंग. इस जोन रिफाइनिंग में क्या है कि इस हीटर की कॉइल जो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रही है, उस बीच में आप इम्प्योर मेटल की रॉड को लेकर आएंगे. और इसमें जो प्रिंसिपल रहता है वो ये रहता है कि अकॉर्डिंग टू जोन रिफाइनिंग, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट इज़ मोर कंपेयर देन सॉलिड स्टेट. यानी कि जो लिक्विड स्टेट में आपकी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं कब बजाय सॉलिड स्टेट के. तो हम क्या करते हैं कि पूरी आयरन की जो रॉड है, हम मान लीजिए उसको हमने क्या किया कि जोन रिफाइनिंग के थ्रू अगर उसको रिफाइन कर रहे हैं तो हमें उसको छोटे छोटे सेक्शन में हीट करना पड़ेगा. और छोटे छोटे सेक्शन में जब हम इसको हीट करेंगे, बहुत हीट करेंगे, तो ये क्या होगा, फाइनली जो उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे. और वो जैसे आगे, जैसे हमने एक पोर्शन में हमने हीट किया तो उतने पोर्शन की जो हीट, जो इम्प्योरिटीज़ है वो मेल्ट होकर पीछे की तरफ आएगी, बैकवर्ड आएगी. तो जितना जोन हमारा जो रेड दिखेगा, बहुत ज़्यादा रेड दिखेगा, उतने को हम कट आउट कर लेंगे. यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो जोन वाइज अगर हमने हीट की, उस रॉड को हीट किया विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ द हेड हीटर, तो वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी पीछे की तरफ आएंगी. फिर उतना हम हिस्सा जब कट आउट कर लेंगे तो फिर जो इम्प्योरिटीज़ पीछे आई है फिर उस हिस्से को आगे लेकर आएंगे, उसको फिर आएंगे. यानी कि इस तरीके से इस प्रोसेस को हम लगातार करेंगे. और उस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि जोन में हम एक पूरी रॉड को रिफाइन कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे. तो ज़्यादातर हम इसको सेमीकंडक्टर जब बनाते हैं तो इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द जोन रिफाइनिंग. दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर एंड अदर मेटल्स of very high purity like germanium, silicon, boron, gallium and indium. यानी कि ये एक
बहुत अच्छा टेक्निक है इसको, ये जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं, जिसमें जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन और गैलियम ये सब आते हैं। नाउ द मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस ये वेपर फेज रिफाइनिंग का पार्ट है स्टूडेंट्स। मैंने बताया था अभी, जो वेपर फेज रिफाइनिंग है वो एक अलग तरीके की एक नई प्लॉट टेक्निक है जिससे एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस इसमें सबसे पहले मेटल को वेपर फेज में लाया जाता है। यानी कि जैसे जैसे कुछ एलिमेंट्स हमारे पास निकल है, जिरकोनियम है, इस टाइप के एलिमेंट्स को हम इसके थ्रू रिफाइन करते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है कि इसमें सबसे पहले एटम जो एलिमेंट है आपको उसको वेपर, वो मतलब कि जो कम ओर है उसको हम इम्प्योर मेटल को हम सीधे कन्वर्ट कर देते हैं वेपर फेज में, और वेपर फेज में कॉम्प्लेक्स बनता है। देन उसके बाद वो दोबारा रिड्यूस होता है तो वो अपने प्योर फॉर्म में आ जाता है। जैसे निकल कार्बोनाइल, अ गैस फॉर्म फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेटेलिक निकल। तो इस प्रोसेस को कैसे करते हैं? इन 1890 Ludwig Mond was investigating the rapid corrosion of nickel valves using an apparatus for the Solvay process and discovered निकल कोबाल्ट। यानी कि इसमें हम अगर हम बात करते हैं कि सॉरी निकल कार्बोनेट है, अब इसमें बात करते हैं हम तो ये है कि ये जो सॉल्वे प्रोसेस है इसमें क्या है कि यहाँ पर निकल को कंबाइन करा दिया जाता है, निकल को कंबाइन करा दिया जाता है कार्बन के साथ में। मैंने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे ही इन कॉन्ट्रास्ट टू मैनी निकल कंपाउंड्स विच आर यूजुअली ग्रीन सॉलिड, NiCO4 is a colorless volatile toxic liquid which are very with a very organic character। यानी कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स बना है आपका निकल का, निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होगी और ये यही वेपर फेज में जाएगा हीट करने के बाद में। तो इस प्रोसेस के थ्रू करेंगे क्या कि ही यूज्ड इट इज़ एज द बेसिस ऑफ द मेथड टू प्यूरिफाई निकल कॉल्ड मॉन्ड प्रोसेस। यानी कि इसको मॉन्ड प्रोसेस बोलेंगे निकल प्यूरिफाई करने। जब भी हमें क्रूड निकल में से प्योर निकल को प्यूरिफाई करना है तो मॉन्ड प्रोसेस को करेंगे। जैसे इसके पास सपोज यू हैव अ इम्प्योर निकल Ni के रूप में, यहाँ पर 4 कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल है, इसको हीट कराएंगे तो ये एक निकल का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, निकल कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये वेपर फेज आ गया इसका। देन इसी वेपर फेज को फाइनली हीट करेंगे 400 केल्विन पे, तो निकल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड दोबारा से अलग हो जाएगा। यानी कि इसी कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ से रिलीज़ हुई है इसी को हम रिसाइकिल कर सकते हैं दोबारा से निकल के प्यूरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें स्टेप है वो है मीडिएटर स्टेप, जहाँ पर निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे एक कंपाउंड बन रहा है, निकल यहाँ पर प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो दिस इज़ द मॉन्ड प्रोसेस इन विच यू कैन प्यूरिफाई द इम्प्योर निकल। Nickel react with carbon monoxide, leaving the property behind to form nickel carbon monoxide. The nickel carbon monoxide pass through a tower filled with nickel pellets, a high velocity and 400 Kelvin pure nickel pellets out on the pellets। यानी कि इससे हमें प्योर निकल अलग मिल जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द मॉन्ड प्रोसेस। और ये जो मॉन्ड प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस आती है वो स्टूडेंट्स आती है किसके रूप में? वेपर फेज रिफाइनिंग के रूप में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने वेपर्स फॉर्म में किया, तो ये जो निकल कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कॉम्प्लेक्स है वो वेपर फेज में रहेगा। देन उसको दोबारा हीट करेंगे, देन उससे हम अलग अलग करेंगे पूरी प्रोसेस को। नाउ द सेकंड मेथड इज क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्रोमेटोग्राफी मेथड ये एक बेसिकली लिक्विड्स को, बहुत ही स्मॉल मिक्सचर्स के लिक्विड्स को सेपरेट करने के काम में आता है। Chromatography method and the moving medium containing a solution of a component is in a liquid form. This is an example of column chromatography. This is very useful for purification of the element which are available in the minute quantities
and the impurities are not very different in chemical property from element to be purified. There are several chromatographic techniques such as paper, column, gas chromatography. एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ किया जाता है जब भी बहुत स्मॉल अमाउंट में आप पे मिक्सचर होता है किसी लिक्विड में, और देन उस लिक्विड को आपको सेपरेट करना है। जैसे कि हम बात करते हैं जैसे काफ़ी सारी मार्केट में आप लोगों ने देखे होंगे फ्लेवर्स आते हैं, जैसे बनाना फ्लेवर हो गया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया। ये सारे जो फ्लेवर्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट करने की भी अलग अलग प्रोसेस है। जैसे कि हम बात करते हैं कि बनाना फ्लेवर है या वनीला फ्लेवर है, ये सारे जो फ्लेवर्स हैं इनको हम फूड आइटम्स में यूज़ करते हैं। तो ये जो फूड आइटम्स हैं ये फ्लेवर्स को ऐड किया जाता है, तो सबसे पहले इन फ्लेवर्स को निकाला कैसे जाता है? तो ये हम देखते हैं कि कितने एक पर्टिकुलर केमिकल पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर कितना मिक्सचर है और कौन सा मिक्सचर में से वो पर्टिकुलर जो कंपाउंड है कौन सा रिस्पॉन्सिबल है उसका बनाना फ्लेवर के लिए। तो वो सब एक्सट्रैक्शन हम इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो प्यूरीफाई कंपाउंड्स को अलग करने की एक अलग प्रोसेस है। और इस क्रोमेटोग्राफी में करते क्या है कि एक फेज़ को मोबाइल रखा जाता है और एक फेज़ को स्टेशनरी रखा जाता है। और ये बहुत ही सिंपल क्रोमेटोग्राफी से बहुत ही हाईटेक क्रोमेटोग्राफी पर जाके ख़त्म होती है। मतलब कि इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी सबसे सिंपल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी TLC, फिर है HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद में फिर गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये सारे जो मेथड्स हैं, और गैस क्रोमेटोग्राफी मेथड्स हैं यानी कि आप वोलेटाइल गैसेस को भी सेपरेट कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। ये काफ़ी हाईटेक मशीन्स होती हैं जो सेपरेट करती हैं। तो यहाँ पर हम एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है जो इसमें जो ज़्यादातर हम बोल सकते हैं मीडियम स्केल में यूज़ होती है, लेकिन हम बात करें हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी हम मीडियम स्केल पे यूज़ कर सकते हैं। और जीसी और HPLC और HPTLC ये 3 टाइप की क्रोमेटोग्राफी आपको लार्ज स्केल पे देखने को मिलेगी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी पे सिंपल सा एक एग्जांपल देकर बताता हूँ आपको कि जैसे आपने रेड, ब्लू और ब्लैक इन तीनों की इंक, तीनों पेन की इंक को आपने एक साथ मिक्स किया और उसका एक स्पॉट लगा दिया एक पेपर पे। सपोज़ यू हैव अ फ़िल्टर पेपर, तो आपने बॉटम से थोड़ा सा ऊपर एक स्पॉट लगा दिया, एंड दैट स्पॉट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इंक लाइक ब्लू, ब्लैक एंड रेड, तीनों की इंक। अब इन तीनों इंक को आपने एक डॉट के रूप में, पॉइंट के रूप में शो किया है पेपर पे, और इसी क्रोमेटोग्राफी के मेथड से इन तीनों इंक को दोबारा से सेपरेट कर लेंगे। करना क्या पड़ेगा हमको, हम एक फ़िल्टर पेपर को कट करेंगे और उसको पैटी डिश में, जिसमें बीकर में या पैटी डिश में जिसका बॉटम में वाटर है, केवल बॉटम को टच करेंगे पेपर के, ताकि मतलब कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर ऊपर की तरफ पेपर की तरफ चढ़े। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि जहाँ पर आपने स्पॉट लगाया था वाटर का लेवल वहाँ तक पहुँच गया है। और फिर कुछ टाइम बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद देखेंगे कि जो जहाँ तक वाटर रन करेगा वहाँ तक उस स्पॉट की जो इंक है वो भी रन करेगी। और फिर थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि जैसे जैसे वो इंक ऊपर की तरफ रन की वाटर के साथ में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर ब्लू इंक अलग सेपरेट हुई, रेड इंक अलग सेपरेट हुई और ब्लैक इंक अलग सेपरेट हुई। ये ड्यू टू एफिनिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो इंक वाटर के साथ अच्छी एफिनिटी यानी अच्छा बॉन्ड किया या अच्छी तरह से उसके साथ में मिली, वो बहुत ऊपर तक रन की, यानी वाटर के साथ उसने बहुत ऊपर तक रन किया। तो इस तरीके से हमने तीनों इंक के मिक्सचर को अगेन पेपर पे, फिल्टर के पेपर पे सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें जो स्टेशनरी जो फेस थी वो थी आपका पेपर, फिल्टर पेपर, और जो मोबाइल फेस था वो था आपका बॉटम में जो वाटर जो टच किया था। तो इसी तरीके से हम इसको सिंपल करते हैं। ऐसे ही कॉलम करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सिंपल है कि यहाँ पर एब्जॉर्बेंट लेते हैं। एब्जॉर्बेंट में हम सिलिका ले सकते हैं। सिलिका लेंगे
तो सिलिका एक बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट की तरह काम करता है। तो उसको एक गिलास के कॉलम में डालेंगे, देन उसके बाद उसके ऊपर से हम कोई लिक्विड डाल देंगे, और जैसे ही हम उस लिक्विड को डालेंगे वैसे ही वो लिक्विड क्या है, अपनी अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग वाटर, जिसमें जितना वाटर कंटेंट होगा वो अलग अलग सेपरेट होना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम एक लिक्विड्स के मिक्सचर को भी अलग अलग कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी एक बहुत अच्छा मेथड है। इससे हम बहुत माइन्यूट अमाउंट में, यानी कि अगर आपको क्लोरोफिल भी एक्सट्रैक्ट करना है तो आप क्रोमेटोग्राफी के उससे हेल्प से कर सकते हो। यानी प्लांट्स में अगर प्लांट्स की क्लोरोफिल हो गया, और बहुत ही माइन्यूट से मिक्सचर्स को भी अगर सेपरेट आउट करना है तो क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। और टेस्टिंग जो लैब्स में होती है, केमिकल टेस्टिंग्स होती हैं टॉक्सिसिटी की या पॉइजनस जितने भी होते हैं केमिकल कंपाउंड, उनकी जो टेस्टिंग है उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्रोमेटोग्राफी। और उससे हम एक तरीके से टेस्टिंग के उसमें एप्लीकेशन में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, और सेपरेशन ऑफ प्योर कंपाउंड्स में भी तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था इसमें। तो बस इसमें जो मेन जो फेज़ है जो ये रखने वाली, वो ये है कि हर क्रोमेटोग्राफी पे केवल 2 ही फेज़ होती हैं। कौन कौन सी? एक मोबाइल फेज़ और एक स्टेशनरी फेज़। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, हाउ टू extract the different types of elements and how to define them. So I have explained in this video. I hope you all enjoy. So thank you very much. Stay home and stay safe.